नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन मैसी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैसी ऑन जर्नी में, जहां आज हम बातचीत करेंगे हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में कि आप जब नेपाल जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, उन वहाँ ट्रिप के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में, और क्या आप आधार कार्ड के द्वारा वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन सब महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर, इंपॉर्टेंट टिप्स को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ। आइए हम देखते हैं नेपाल के बारे में कि वहाँ जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। आइए हम देखते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, जब भी आप नेपाल जा रहे हैं हमारे पड़ोसी देश में, तो क्या आप आधार कार्ड से ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बहुत लोगों के मन में आता है, क्योंकि जब हम डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो हम आधार कार्ड के द्वारा जा सकते हैं, पैन कार्ड दिखाकर भी हम जा सकते हैं। क्या हम आधार कार्ड के द्वारा जा सकते हैं, क्योंकि सब ये सोचते हैं कि नेपाल जो है हमारा पड़ोसी देश है, बॉर्डर खुला हुआ है, तो शायद हम ऐसे ही जा सकते हैं जैसे हम डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। नेपाल अगर आप बाय फ्लाइट जा रहे हैं तो इंटरनेशनल ट्रैवल ही है वो, तो उसमें आपको पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर पासपोर्ट नहीं है आपके पास तो वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। ये दो डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड या आपका पासपोर्ट। और पासपोर्ट ज़रूरी नहीं है कि आपका 6 मंथ वैलिड हो, 3 मंथ, 2 मंथ और 1 मंथ भी चल जाएगा नेपाल के लिए। लेकिन आप आधार कार्ड के द्वारा अगर आप बाय एयर जाने की नेपाल सोच रहे हैं तो आप नहीं जा सकते हैं। आप ये चीज़ सुन लिए। अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो आप आधार कार्ड से जा सकते हैं, वो वैलिड है। लेकिन बाय एयर जा रहे हैं तो सिर्फ आपको पासपोर्ट ज़रूरी है और आपको ज़रूरी है वोटर आई कार्ड। इन दोनों में से कोई भी एक आपके पास होगा तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। अभी 2020 जनवरी 22 को भारत और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी, जिसके अंदर 15 साल से छोटे जो स्टूडेंट्स हैं वो आधार कार्ड और साथ में अपने स्कूल के आई कार्ड के साथ तो ट्रैवल कर सकते हैं, और जो 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं वो आधार कार्ड से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन 15 साल से ऊपर और 65 साल से जितने छोटे हैं वो आधार कार्ड से बाय एयर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है एयरपोर्ट से वापस जाते हुए, आपको बोर्डिंग पास भी नहीं मिलेगा अगर आपके पास पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड नहीं है। और वोटर आईडी कार्ड अपना ज़रूर से चेक कर लें, उस पर आपकी फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए और अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड अच्छी कंडीशन में नहीं है, आपकी अगर पिक्चर उस पर क्लियर नहीं है, तो आपको जब भी बोर्डिंग पास नहीं दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। जब भी अगर आप नेपाल बाय एयर जाने की सोच रहे हैं, फैमिली ट्रिप पे, बिजनेस ट्रिप पे, हनीमून के लिए, किसी भी ट्रिप पे अगर आप जा रहे हैं नेपाल, तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट, इन दोनों में से कुछ भी होना ज़रूरी है। दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया कि जब आप बाय एयर जा रहे हैं तो आपको पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड चाहिए, लेकिन कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपके बोर्डिंग पास के ऊपर इमिग्रेशन स्टैंप लग जाती है, और अगर आप पासपोर्ट कैरी कर रहे हैं तो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लग जाती है इनकमिंग और आउटगोइंग की। अगर आपके पास खाली वोटर आईडी कार्ड से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके बोर्डिंग पास पे आपकी स्टैंप लग जाएगी, कोई ऐसा नेसेसरी वीज़ा नहीं होता। और अब एयरपोर्ट पे अगर आप नेपाल एयरपोर्ट पे अगर लैंड किए हैं तो अब कोई फॉर्म भी हमें नहीं भरना होता, ना डिपार्चर के लिए ना चेकिंग के लिए। अब कोई भी फॉर्म कंपलसरी नहीं है इंडियंस के लिए, सिर्फ दोनों डॉक्यूमेंट्स में एक भी होगा तो आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं नेपाल के अंदर। दूसरा है, जब भी आप जा रहे हैं, आपको बोर्डिंग पास मिल गया है, फिर नेपाल जा रहे हैं, तो मैंने देखा है इंडियंस को ढेर सारी शॉपिंग करते हैं ड्यूटी फ्री शॉप से। और मैंने खासतौर से देखा जब नेपाल जा रहे हैं तो एक आदमी लीकर की काफ़ी शॉपिंग कर देता है, 2 से लेकर 3, 4, 5 बोतल तक ले जाते हैं। और दोस्तों, ले जा सकते थे। मार्च 2019 से पहले कोई दिक्कत नहीं थी, एक आदमी 2, 3, 4 बोतलें तक कैरी कर लिया करता था, और वहाँ का कस्टम डिपार्टमेंट कभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता था। लेकिन मार्च 2019 के बाद अब एक पैसेंजर, एक ट्रैवलर सिर्फ एक बोतल कैरी कर सकता है लीकर की, इससे ज़्यादा वो बोतल कैरी नहीं कर सकता। अगर आपके पास इससे ज़्यादा बोतल है, पर पैसेंजर 1 बोतल से ज़्यादा, तो वो बाकी बोतल्स आपका कस्टम डिपार्टमेंट नेपाल का आपसे लेके रख लेगा। तो आप ये याद रखिएगा, अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो सिर्फ आप एक बोतल ही कैरी कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट करने के लिए या अपने कंज्यूम के लिए सिर्फ एक बोतल ही। अब एक से ज़्यादा बोतल एक ट्रैवलर नहीं कैरी कर सकता है। दोस्तों, तीसरी महत्वपूर्ण टिप है कि आप जब भी नेपाल जा रहे हैं तो अपने साथ इंडियन करेंसी कैश ज़रूर रखें। इंडियन करेंसी वहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक जगह, हर एक शॉप, हर एक रेस्टोरेंट के ऊपर एक्सेप्ट कर ली जाती है।
लेकिन जब भी आप नेपाल जा रहे हैं तो इंडियन करेंसी के न्यू नोट 500 और 2000 का नोट वहाँ पे वैलिड नहीं है, आपसे वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन कुछ शॉप्स के ऊपर ले लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी एयरपोर्ट पे अगर आप 500 और 2000 के नोट को देंगे, बड़े रेस्टोरेंट्स पे देंगे, तो वो आपसे वो नोट नहीं लेंगे। तो इसलिए याद रखिए जब भी आप नेपाल जा रहे हैं तो 100 तक के नोट लेके जाएं, लेकिन 500 टू 1000 का नोट वहाँ पे वैलिड नहीं है। दूसरा, आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि आप अपने साथ सफिशिएंट कैश को लेकर जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट इंडियन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वहाँ पे वैलिड नहीं है। आप अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को देख लीजिएगा, उसके पीछे ये नहीं लिखा होना चाहिए नॉट वैलिड इन भूटान और नेपाल। अगर आपके कार्ड के पीछे लिखा है तो आप वहाँ पे अपने ATM कार्ड का यूज़ या क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक दो बैंक जैसे SBI बैंक के कुछ कार्ड्स को और PNB बैंक के कुछ कार्ड्स को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बाकी किसी बैंक के कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते। आप ये ज़रूर देख लीजिएगा। और वहाँ पे ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अगर ATM से आप विड्रॉल कर रहे हैं, मिनिमम आपको 500 रुपीज़ विड्रॉल चार्जेस देना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप नेपाल जा रहे हैं तो सफिशिएंट कैश, जो आपको ज़रूरत है, जो आपका बजट है, वो अपने साथ आप कैश लेकर जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको करेंसी एक्सचेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन करेंसी को वहाँ पे हर जगह ले लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, जब भी आप जा रहे हैं नेपाल तो शॉपिंग बहुत बड़ा सवाल होता है। लोग बाग वहाँ शॉपिंग करना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि नेपाल एक सस्ती कंट्री है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ का 1 रुपया वहाँ पे 1 रुपये 60 पैसे के बराबर है, लेकिन वो करेंसी हमारे यहाँ से उनकी रेट सस्ता है, लेकिन सस्ती कंट्री नहीं है नेपाल। आप ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। फूड आपको सस्ता मिल सकता है कुछ जगहों पे। अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो फूड भी इंडिया से महंगा ही मिलेगा आपको। होटल्स चीप नहीं है, ऑलमोस्ट इंडियन रेट के ऊपर ही आपको वहाँ होटल मिलेंगे। और अगर आप तामिल के अंदर ठहर रहे हैं तो वहाँ आपको ज़रूर एक बजटेड होटल मिल जाएंगे। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आप नेपाल जा रहे हैं तो एक बहुत सस्ती कंट्री में जा रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ का 1 रुपया उनके यहाँ का 1 रुपये 60 पैसे के बराबर है, लेकिन काफ़ी चीज़ें वहाँ पे इंडिया से काफ़ी ज़्यादा महंगी है। हाँ, शॉपिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है जहाँ परचेज़ कर सकते हैं नेपाल से। शॉपिंग के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन है, बहुत अच्छे मॉल्स है काठमांडू में, पोखरा में आप जाके अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। तामिल के अंदर जाके आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा जब भी आप शॉपिंग कर रहे हैं तो बार्गेन करना ना भूलें, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा रेट बताते हैं। आप याद रखिएगा उस रेट को आप 50% तक कम कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा रेट्स बताते हैं और इंडियन को खास तौर से बहुत ज़्यादा रेट बताते हैं। उनको पता है कि ये लोग बार्गेन करेंगे ही करेंगे। तो नेपाल आप ये सोच के मत जाइएगा कि बहुत सस्ती कंट्री है, हम मौज कर सकते हैं। सेम जैसे इंडिया में महंगाई है, जैसे इंडिया में जो रेट्स हैं, आपको वही ऑलमोस्ट रेट नेपाल के अंदर ही मिलेंगे। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं आपको दे देता हूँ, नेपाल में नाइट लाइफ नहीं है। वहाँ 8 और 9 बजे तक शाम को रात को होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं। आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सिर्फ काठमांडू के अंदर जो तामिल है सिर्फ वो लेट नाइट तक खुला रहता है, और पोखरा थोड़ा लेट नाइट तक खुला रहता है 10 बजे तक। लेकिन इसके अलावा काठमांडू में या पोखरा में आपको रेस्टोरेंट्स सब कुछ 8-9 बजे तक मैक्सिमम बंद हो जाता है। वहाँ पे कोई नाइट लाइफ नहीं है, सिर्फ तामिल को छोड़ के, जहाँ पे आप जाके नाइट लाइफ का एंजॉय कर सकते हैं। ढेर सारे वहाँ पे क्लब हैं, डांस बार हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा काठमांडू में और कोई जगह नहीं है जहाँ आप नाइट का लुत्फ़ उठा सकें, क्योंकि अभी वो इतना डेवलप नहीं है जैसे इंडिया के अंदर है। लेट नाइट तक आप घूम सकते हो, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है नाइट घूमने के लिए। और दोस्तों अगर आप काठमांडू पहुँच गए, वहाँ से अगर आप पोखरा जाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वहाँ पे काफ़ी चीप फ्लाइट मिल जाती हैं काठमांडू से लेके पोखरा तक के लिए। तो आप फ्लाइट का यूज़ कर लें, क्योंकि रोड कंडीशन अभी नेपाल में इतनी अच्छी नहीं है कि आप रोड से ट्रैवल कर सकें। ट्रैवल डिस्टेंस भी काफ़ी लंबा हो जाता है। आपको 2000 से लेके 2500 रुपये IC के अंदर, मतलब इंडियन करेंसी के अंदर, आपको काठमांडू से पोखरा ईजिली टिकट आपको मिल जाएगी। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप पोखरा भी जाने का सोच रहे हैं काठमांडू से, तो बाय फ्लाइट ही जाएँ, बाय रोड को आप अवॉइड ही कर दें। शॉर्ट डिस्टेंस है, एक 45 मिनट्स की फ़्लाइट है, सस्ती चीप फ्लाइट मिल जाती है, तो आप उसको यूज़ करें। अगर आप बाय रोड भी जाएंगे तो अगर टैक्सी लेकर जा रहे हैं तो वो भी आपसे 5-6 थाउजेंड रुपीज़ ले लेगी अप एंड डाउन का, और यहाँ पर पर्सन आपको 4000 से 5000 रुपीज़ तक आपको मिल जाएगा रिटर्न एयरफेयर काठमांडू से पोखरा तक का। तो अगर आप पोखरा ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो याद रखिए कि आप बाय फ्लाइट ही जाने का रखें, बाय रोड आप अवॉइड कर। दोस्तों जब आप नेपाल जा रहे हैं तो नेपाल का फूड और हमारे इंडियन फूड बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आप जाके नेपाली लुत्फ़ उठाइएगा, नेपाली खाने का ज़रूर एक दफ़ा खाइएगा। नेपाली खाना आज भी वहाँ ट्रेडिशनली पीतल की थाली के अंदर और पीतल की कटोरी के अंदर सर्व किया जाता है। फूड
चपाती रोटी हम नॉर्थ इंडियन ज़्यादा खाते हैं, लेकिन चपाती इसलिए नहीं मिलती है, वहाँ राइस को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन आप फिर भी जाइएगा और वो नेपाली थाली को आप ज़रूर से खाइएगा। एक अच्छा ट्रेडिशनल लगता है। पीतल की थाली के अंदर आपको वो सर्व करेंगे, पीतल की कटोरी के अंदर एक दाल होगी, एक पालक की सब्ज़ी होती है, राइस होता है, पिकल होता है, एक ड्राई वेज सब्ज़ी होती है, और अगर आप नॉन वेज यूज़ करते हैं तो एक नॉन वेज की सब्ज़ी होगी। काफ़ी अच्छा होता है ट्रेडिशनल वहाँ का नेपाली फ़ूड। तो एक दफ़ा वो नेपाली फ़ूड भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो।